जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आखिर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया क्यों? क्या ज़रूरत पड़ी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाने की? अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था। भारत के ऊपर, भारत के इतने इलाकों में कब्जा करने के बाद जाहिर सी बात है, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ने वाली थी। हालांकि उन्होंने वैसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया इन्हें रियलाइज़ होने लगा कि अब एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि हमें ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटेन की जो सत्ता है उसे स्थापित करना और इसे स्थायी बनाना है। दूसरी चीज़, यहाँ से जितना हो सके उतना धन लूट करके ब्रिटेन भेजना है। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़नी थी। तो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट तक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकार को ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। ये क्यों चला गया? क्योंकि ब्रिटेन की जो सरकार थी उन्हें जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी कमाई कर रही थी और उसके कर्मचारी जिस तरह से ब्रिटेन पहुंचने के बाद जिस तरह से ऐशो आराम कर रहे थे, उससे को दे करके ब्रिटेन के सरकार के जितने भी जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो भी सदस्य थे उन सबको इस बात की चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इतना पैसा कमा ले कि आ करके हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता ही खरीद ले। और एक टाइम ऐसा आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कई सारे ऐसे कर्मचारी थे जो कि वहाँ जा कर के उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता प्राप्त कर ली थी, जिसकी वजह से उन्हें डर लगने लगा था। तो उसी की वजह से उन्होंने कहा इतने हज़ारों मील दूर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर किस तरह से नियंत्रण रखा जाए। तो इसी की वजह से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया और उसमें जो नियंत्रण, जो कंट्रोल है वो बेसिकली डायरेक्टर्स को दिया गया। ठीक है, तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था इससे कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं, जिसके वजह से उसमें कुछ कमियां थी जिसको पूरा करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया। और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बिठाया गया जिसमें बेसिकली 6 सदस्य थे, जिसमें 2 कैबिनेट के थे जो कि ब्रिटेन में हुआ करते थे। तो 2 कैबिनेट के थे और बेसिकली इसमें और 4 कमिश्नर हुआ करते थे, जिनमें से 3 कमिश्नर हुआ करते थे और 1 गवर्नर जनरल। ठीक है, तो बेसिकली 6 लोगों का ये काउंसिल था जिसमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे, 3 कमिश्नर और 1 गवर्नर जनरल। ये 6 को मिला करके ये 5 लोग मिल करके इंडिया में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को चलाया जा रहा है इस सब के ऊपर नज़र रखते थे और हालांकि कंट्रोल करते थे। तो इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल था वो बेसिकली ब्रिटेन के हाथों में चला गया, इनडायरेक्टली ही सही लेकिन चला गया। उन्होंने बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया गया था जिसमें ज़मींदारी सिस्टम था, रेतवाड़ी सिस्टम था और फिर माहलवाड़ी सिस्टम था और कई जगहों पर मिक्स सेटलमेंट भी चलाया गया था। ठीक है, तो उन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में हमने वीडियो पहले ही बना दिया है, तो हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले प्रशासन पर भारतीयों का नियंत्रण हुआ करता था। जैसे कि हमने देखा है कि 1764 तक कोई रज़ा खान थे जिसको रज़ाकार बनाया गया था। ठीक है, रज़ाकार बनाया गया था ताकि वो वहाँ का सूबेदार बनाया गया था जो कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। तो अब तक क्या था कि 1765 में क्या हुआ कि बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया, यानी कि जो वहाँ की सरकार थी, यानी बंगाल की जो सरकार थी, उनके हाथों में एडमिनिस्ट्रेशन का भार दे दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रेवेन्यू वाला अधिकार रखा। तो ये 7 साल चला 1772 तक, जिसमें इतने सारे कॉम्प्लिकेशन आ गए कि एक टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये रियलाइज़ होने लगा कि इस चीज़ को वापस ले लिया जाए। उसके बाद फिर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है, और इस तरह से ये चीज़ें
ख़त्म हुई और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पर भारतीयों का अधिकार भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों को क्या लग रहा था कि ये पैसे हमारे पास है और हम कोई सिस्टम बना नहीं सकते हैं, और इंडियंस को ये लग रहा था कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, तो अगर हम चाहें भी तो कोई नियम नहीं बना सकते। तो जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो द्वैध शासन वाला काम ख़त्म कर दिया और पूरे राइट्स अपने पास रख लिए। तो जाहिर सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन को नियंत्रित करने के लिए 3 पिलर्स बनाए गए थे। पहला पिलर था सिविल सर्विसेज, दूसरा आर्मी और तीसरा पुलिस। ये तीनों एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बनाया गया? लॉ सिस्टम को बनाए रखने के लिए, दूसरा इंडिया में ब्रिटेन की सरकार को स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज के बारे में अगर हम देखें तो बेसिकली इसका जो पूरा का पूरा क्रेडिट है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। ये बेसिकली 1786 ईस्वी में गवर्नर जनरल बन करके भारत आए और 1793 तक इन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी किए, जिनकी वजह से इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज इनके द्वारा बनाया गया एक उनमें से एक था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन मोटो था वो ट्रेड था। ट्रेड के थ्रू वो पैसा कमाना चाहते थे और उसके थ्रू उसका जो पैसा आता वो खुद बांटते और उनके जो मालिक थे उनको देते। लेकिन एक टाइम पर इनकी रेवेन्यू इतनी ज़्यादा होने लगी कि ये भारत के पैसों से ही भारत की चीज़ों को ब्रिटेन में निर्यात कर दिया करते थे। ठीक है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू आने लगा। तो बेसिकली वो दूसरा पॉइंट है जिसमें हम नहीं जाएंगे। तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, और व्यापार करने के लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए ऑफिशियल यानी कि कर्मचारियों को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं वो उन सभी लोगों की सैलरी बहुत कम है। दूसरी चीज़, सैलरी कम होने की वजह से उन्हें पर्सनल ट्रेड करने का अधिकार है। और जब 1764 के बाद आफ्टर बक्सर वॉर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी क्षेत्रीय शक्ति बन गई थी यानी कि बंगाल उनके नियंत्रण में आ चुका था, उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे वो बेसिकली करप्ट हो गए। उन्होंने चाहे वो किसान हो, दस्तकार हो, बुनकर हो या फिर नवाब हो या फिर कोई शासक हो, उनसे किसी तरह करके पैसा लूटा करते थे, जिसकी वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज की शुरुआत की और इसमें से ज़मींदारों को हटा दिया गया, जिसकी वजह से जितने भी कलेक्टर्स थे उन सब की सैलरी 1500 रुपये कर गई, 1500 रुपये महीने कर दी गई। ये सिविल सर्विसेज में अब तक की सबसे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब बन चुकी थी पूरे विश्व में। और इन सभी चीज़ों के अलावा जितना भी लैंड रेवेन्यू मिलता था उस ज़िले से, उसमें से 1% कलेक्टर्स को दिया जाता था। ठीक है, और इन सारी चीज़ों के अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक चीज़ और अनाउंस की, वो थी जो प्रमोशन होगा वो बेसिकली सीनियरिटी के हिसाब से मिलेगा, जिसकी वजह से बाहरी लोगों से वो पैसे ऐंठते या फिर नजराना लेते और दस्तकारों को तंग करते। ये चीज़ें ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन कुछ कम ज़रूर हो गई। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में क्या किया कि जितने भी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग होती थी उस ट्रेनिंग को करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज को अप्रूवल दे दिया गया। लेकिन ये बात डायरेक्टर्स को पसंद नहीं आई। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने 1806 ईस्वी में, इसके हम देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर हैलीबरी कॉलेज है, तो उसे बना दिया गया ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। 1853 से पहले जो सिविल सर्विसेज का जो अपॉइंटमेंट होता था उसका जो अधिकार था वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स के पास हुआ करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इससे पहले था और इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि 1853 में एक चार्टर एक्ट आया था जिसके अकॉर्डिंग ये
एक नियम ऐड किया गया जिसमें जो भी सिविल सर्विसेज में जाएगा उसके लिए उसे एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, जैसे कि आज है, ठीक है। सिविल सर्विस के लिए हम जैसे एग्ज़ाम देते हैं, वो भी चार्टर एक्ट के थ्रू एक नियम बनाया गया जिसमें कि बिना एग्ज़ाम के आप सिविल सर्विसेज नहीं ज्वाइन कर सकते, ठीक है ना। सिविल सर्विसेज में भारतीयों को फिर से अलग रखा गया। अलग रखने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए, चूँकि इसके ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था, तो जाहिर सी बात है वो अपने राष्ट्रहित को बहुत अच्छे से समझते थे, जो कोई भारतीय नहीं समझ सकता था। तो जिसके लिए उन्हें अंग्रेज़ ज़रूरी थे। दूसरी चीज़, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी बड़े बड़े अफसर थे या फिर गवर्नर जनरल थे, उन्हें लगता था कि भारतीय करप्ट हैं और इनके ऊपर कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जा सकती, और ये बेसिकली अयोग्य हैं और किसी भी जिम्मेदारी को निभा नहीं सकते, और प्लस करप्ट है। ऐसा उन गधों का, समझ रहे हो ना, ऐसा उन गधों का सोच था। हम कैसे हैं ये पूरी दुनिया को पता है। ब्रिटिश भारत को मजबूत बनाने के लिए अंग्रेज़ ज़रूरी थे। भारतीयों को बड़ी संख्या में जितने भी भारतीयों को बड़ी संख्या में छोटे पदों के लिए चुना जाता था। यहाँ पर कुछ एरर है, सॉरी, नीचे वाली लाइन में। तो बेसिकली बड़ी संख्या में भारतीयों को छोटे ओहदे के लिए चुना जाता था। इसके पीछे रीज़न ये था कि जितने भी भारतीय थे उन सबका लेबर काफ़ी कम था, और जो ब्रिटिशर्स के जितने भी सिपाही होते थे उन बेसिकली काफ़ी खर्चीले होते थे। दूसरी चीज़, ब्रिटेन की जो जनसंख्या थी वो बहुत कम थी। और तीसरी चीज़, जो भारतीय होते थे वो बेसिकली ब्रिटेन के हित को कभी नहीं समझ पाते, जिसके वजह से भारतीयों को ऊंचे ओहदे पर ना रख करके छोटे पद दिए गए। और छोटे पद में बेसिकली बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि उन्होंने भारतीयों को रखा। और इतने बड़े अमाउंट ऑफ, समझ सकते हो यार, भारतीयों को जितनी बड़ी संख्या में भारतीयों को अपॉइंट किया गया था, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए हर जगह एक दो अफसर बनाए जाते थे, ताकि वो उतने सारे भारतीयों को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, कीप स्टडिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ। जय हिंद।